नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी नीरज बधवार यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ अंशुल तलमले भी यहाँ पर मौजूद हैं। और आज का दिन बहुत खास रहा है भारत के लिए और बहुत सारी गुड न्यूज। और ओलंपिक में हम खास तौर पर बताएं आपको तो यहाँ पर लवलीना ने अपना मेडल पक्का किया है और अगले चरण में पहुंच गई। इसी के साथ में पीवी सिंधु भारतीय शटलर, क्या गजब का मैच उन्होंने जो 2 सेट खेले और दोनों सेट में उन्होंने जापान की खिलाड़ी को यहाँ पर परास्त किया। हालांकि दूसरा सेट वाकई जिसने भी देखा होगा, दिल थाम के देखा होगा। वो दूसरा सेट जिस समय चल रहा था, कमाल के मैचेस थे उसमें और बहुत करीबी अंतर, जहां पर एक समय में सिंधु 6 और 12, 8 और 14 से लीड कर रही थी, वहां पर मुकाबला जाकर के 20-20 पर अटक गया था। और उस समय सारे भारतीय फैंस लगा के टेलीविजन पे बस एक पॉइंट उसकी दरकार कर रहे थे। नीरज, सबसे पहले शुरुआत उसी एक पॉइंट से, क्या गजब का मैच था पीवी सिंधु वाला। बिल्कुल बिल्कुल, पीवी सिंधु वाला मैच बहुत ही शानदार था और पीवी सिंधु ने आज की जीत के साथ विनीत और अंशुल एक बार फिर दिखाया कि किस तरह से वो बड़े मैच का उनमें टेम्परामेंट है। अक्सर हम ये बात करते हैं यहाँ पर कि हमारे बहुत सारे तीरंदाज हैं, निशानेबाज हैं, वो इस तरह तो बड़ी चैंपियनशिप में जीत लेते हैं लेकिन ओलंपिक में जाके उनका प्रदर्शन फीका हो जाता है। पीवी सिंधु के लिए मैं कहूंगा उलट है। वो जितना बड़ा टूर्नामेंट होता है उनका गेम उतना ही निखर के आता है। आप देखिए कि वो 6ठी सीडेड प्लेयर हैं और जापान की गामायुची जो है वो दुनिया में नंबर 4 पे है और वैसे इस टूर्नामेंट में नंबर 4 सीड है। वैसे वो दुनिया की नंबर 2 खिलाड़ी हैं। उनको उन्होंने हराया, अपने से ऊपर की रैंक के प्लेयर को हराया। हालांकि गामायुची को इससे पहले इन दोनों के बीच 18 बार मुकाबला हुआ और सिंधु उन पर भारी पड़ी है। लेकिन बड़े मैच में आज उन्होंने जिस तरह का एक बार फिर टेम्परामेंट दिखाया। पहले मैच में हमने देखा था कि गामायुची पहले पॉइंट गेम में गामायुची उनसे 4 से 5 पॉइंट आगे चल रही थी, लेकिन उसके बाद पहले उन्होंने उस गैप को भरा और उसके बाद लीड ली और बड़ी आसानी से 21-13 से उन्होंने वो सेट जीत लिया। लगा ही नहीं था कि गामायुची को समझ में आ रहा है कि कैसे निपटना है। और फिर दूसरे गेम में सिंधु एक दफा काफी आगे थी। सिंधु के पास तकरीबन 7 पॉइंट आगे थी वो गामायुची से, लेकिन गामायुची ने कमबैक किया और गामायुची फिर उनसे आगे भी निकल गई और लग रहा था कि गामायुची शायद दूसरा गेम आराम से निकाल लेंगे। लेकिन यही मैंने कहा कि जो बड़ा टेम्परामेंट का खिलाड़ी होता है उसे पता होता है कि क्रूशियल मोमेंट पे कैसे कमबैक करना है, बड़े मोमेंट पे कैसे अपना जो धैर्य बना के रखना है। 18-20 हो गया था दूसरे गेम में विनी, जैसा आपने कहा। तो पहले उन्होंने 20-20 किया, उसकी बराबरी की और उसके बाद उन्होंने फिर 2 पॉइंट और जीतकर मैच को 22-20 से उन्होंने अपने नाम कर लिया। तो ये एक चैंपियन खिलाड़ी की निशानी है जो हम यूं कहूं कि हम टेनिस में देखते हैं। आप देखिए टेनिस में जो खिलाड़ी होते हैं वो चैंपियनशिप पॉइंट से पिछड़ते हैं। मुझे याद आता है कि 2019 में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2019 में फेडरर के खिलाफ चैंपियनशिप पॉइंट से पिछड़ रहे थे योकोविच, लेकिन उन्होंने वहां से कमबैक किया और उन्होंने वहां से टूर्नामेंट जीत लिया। तो ये बड़े प्लेयर्स की निशानी होती है। वो सिर्फ 1 पॉइंट दूर होते हैं अगर हार से, तो वहां से वो कमबैक करना जानते हैं और ये आज पीवी सिंधु ने किया। और पीवी सिंधु ने इस साल भी जब ऑल इंग्लैंड टूर्नामेंट हुआ था तो उसमें भी उन्होंने गामायुची को हराया था। तो कभी कभी ये भी हम देखते हैं कि कोई खिलाड़ी रैंकिंग में जरूर नीचे होता है लेकिन बड़ी रैंकिंग वाले खिलाड़ी को उसके सामने दिक्कत आती है। जैसे सिंधु का जो कोर्ट कवरेज है, सिंधु की जो एनर्जी है, या यूं कहूं कि सिंधु का जो पावर गेम है, तो सिंधु ने भी उस चीज को रियलाइज किया। अंशुल, हमने देखा कि वो पिछड़ रही थी दूसरे गेम में और उनको पता था कि अगर वो गामायुची की तरह से खेलने लगी, क्योंकि गामायुची चाहते हैं कि वो लंबी लंबी रैलियां करें और वो उनकी ताकत है, उनको पता था कि अगर वो इस ट्रैप में फंस गई तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है। और फिर आप देखिए कि आखिरी के 3-4 जो उन्होंने पॉइंट थे, किस तरह से उन्होंने स्मैश किया और जो उनका पावर गेम था वो वहां पर लेकर आई। तो ये जीनियस खिलाड़ी हर स्मैश में जो जो दहाड़ थी पीवी सिंधु की। मैं अच्छा ये दहाड़ का जिक्र इसलिए कह रहा हूँ, जब हम साइना मूवी देखते हैं, मूवी देखी मैंने साइना नेहवाल वाली, तो उसमें जब वो उनके अपोनेंट चिल्लाती थी तो वो उनके कोचेस ने कहा कि तुम उससे तेज चिल्लाओ, इससे बूस्टअप होता है ना। अच्छा पीवी सिंधु आज मैं देख रहा था कि जिस समय वो स्मैश और लास्ट के 2 जो उन्होंने करारे प्रहार दिए गए, अगर वो उसका मुझे लगता है कि अगर शायद स्पीड उसकी आए तो बहुत अच्छी स्पीड में वो दोनों स्मैश लाद के 21वां और 22वां, अंशुल आप भी देख रहे थे उस मैच को, तो बहुत स्पीड से उन्होंने वो 2 पॉइंट गेन किए थे। आज उन्होंने जो अपनी जो मेरिट्स थे उनके विनीत, उन पर उन्होंने खेला। उनकी ताकत है, उनकी जो हाइट, वो उनकी बहुत बड़ी ताकत है। और आज उनके जो अपोनेंट थी उनकी हाइट बहुत कम है, सिर्फ 5 फीट 1 इंच उनकी हाइट है। और उन्हें ये बहुत बेहतर तरीके से पता था कि अगर मैं स्मैशेस के लिए जाऊंगी, अगर मैं जोरदार शॉट्स लगाने जाऊंगी
तो वहां पर इनकी रिच बहुत अच्छी है, क्योंकि फुर्तीली है, छोटी कद की है, साथ साथ फुर्तीली भी है, तो वो पहुंच जा रही थी। तो एक टैक्टिक्स यहाँ पर बाद में, जब जिस तरह से नीरज ने भी जिक्र किया, शुरुआत में जब एक बार पीवी सिंधु पिछड़ रहे थे, उसके बाद उन्होंने एक नई रणनीति अपनाई, एक नई टैक्टिक्स के साथ में उतरी, फिर वो नेट गेम खेलने लगी, वो नेट के आसपास उन्हें खिलाने लगी। उसके बाद में थोड़ी सी वहां पर जैसी ही पीछे होने लगी यामागाची, उसके बाद में फिर उनकी झुंझलाहट बढ़ी और वहां पर मैच में अपनी पकड़ बनाई, पहले सेट में पकड़ बनाई पीवी सिंधु ने, और पहला सेट उन्होंने बहुत आसानी से जीत लिया, और दूसरा सेट में भी आगे चल रही थी वो, ऐसा लग रहा था कि शायद दूसरा सेट भी वो आसानी से जीत जाएगी और यहीं पर मैच खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर कहानी में ट्विस्ट आता है, उसके बाद में एक पॉइंट ऐसा आता है इस गेम में, इस सेट में कि पिछड़ने लगती है पीवी सिंधु। लेकिन यही एक बड़ी खिलाड़ी की परेशानी होती है या पहचान होती है कि जो उनकी परेशानियां होती है, उन परेशानियों पर कैसे तुरंत पार पाया जाए, ये ऑन द स्पॉट साइमल्टेनियसली सोचना होता है। और उसके बाद में उन्होंने अपने नर्व्स पर कंट्रोल रखा, और अब ये नतीजा ये है कि एक टाइम ऐसा आया कि वो पिछड़ रही थी, पिछड़ने के बाद में उन्होंने बराबरी की, बराबरी करने के बाद में फिर ये पहला गेम पॉइंट आया, और पहले गेम पॉइंट में उन्होंने उसको मैच पॉइंट बनाया और ये मुकाबला अपने नाम किया। यहाँ तक तो लेकिन सारी चीजें ठीक है विनीत और नीरज, यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर भी रहे थे, क्योंकि भारतीय एथलीट इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं थ्रू आउट दिस ओलंपिक, तो शायद हम खुश हो रहे हैं, और स्वाभाविक सी बात है, खुश होना भी चाहिए। लेकिन पीवी सिंधु जिस कद की खिलाड़ी है, ये लगभग सुनिश्चित था ही कि वो लगभग सेमीफाइनल तक तो पहुंचेंगी। सेमीफाइनल पहुंचने के साथ साथ उन्होंने एक इतिहास भी रचा है, पहली भारतीय बन गई है वो, पहली भारतीय बैडमिंटन स्टार बन गई है, पहली भारतीय शटलर बन गई है जो आईपीएल कह रहा हूँ, माफ कीजिएगा, जो ओलंपिक के ग्रुप से पहुंची है। तो ऐसा अभी तक किसी ने किया नहीं है, लेकिन अब उनके सामने असल चैलेंज शुरू होता है। कल 2:30 बजे जो उनका सेमीफाइनल खेला जाना है ताइजू युंग से, वो दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी है और वो पहली बार सेमीफाइनल पहुंच रही है। ये वही खिलाड़ी है जिसको हराते हुए पिछली बार रियो ओलंपिक के फाइनल तक पहुंची थी। फाइनल तक का जो उनका सफर था सिंधु का, तो एक मैच में उन्होंने उनको हराया था। दोनों में जब तक 18 मुकाबले हुए हैं और सिर्फ 5 ही बार ऐसा हुआ है जब सिंधु जीती है मुकाबला आया है। तो बहुत ज्यादा मुश्किल वहां पर होने वाली है। ट्रैक रिकॉर्ड उनके साथ में नहीं है, और अगर मौजूदा फॉर्म देखा जाए तो वो एक अलग ही लेवल पर खेल रही हैं इस वक्त ताई। तो कल कड़ा मुकाबला होगा और मजेदार मुकाबला होगा। नीरज, भले ही रिकॉर्ड मैं आपसे पूछना चाहूंगा, रिकॉर्ड उनके साथ में नहीं है, उनके फेवर में नहीं है, लेकिन आपने जिस तरह अब तक के सिंधु का पूरा मैचेस देखते चले आ रहे हैं और आज का जो उनका मुकाबला देखा, खास तौर से मैं दूसरे सेट की बात करूं, जिस तरह उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव किया, अपने शॉट में बदलाव किया, तो क्या लगता है कि जो कल मुकाबला उनका ताई के साथ, जैसे अंशुल कह रहे हैं कि वर्ल्ड की नंबर 1 प्लेयर है, बेहद खतरनाक है, फुर्तीली है, तो उनसे मुकाबला सिंधु का हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कैसा होगा? बिल्कुल, जैसा कि अंशुल ने कहा कि देखिए, एक तो होता है पिछला रिकॉर्ड कैसा है, लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि ओलंपिक जैसा टूर्नामेंट या वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट होते हैं, वहां जो टॉप 10 प्लेयर होते हैं उनके बीच दरअसल गैप इतना ज्यादा कम होता है कि वहां पर रैंकिंग मायने नहीं रख जाती, पिछले रिकॉर्ड मायने नहीं रख जाते। और इस बात का बेहतरीन उदाहरण है आज बॉक्सिंग में लवलीना का जो मैच हुआ, वहां भी वो चाइनीज ताइपे की जिस प्लेयर के साथ विनीत खेली थी, अंशुल खेली थी, उनसे वो लगातार पिछले 3 मुकाबले अपने हार गई थी। पर आप सोचिए, वो उनसे हायर रैंक खिलाड़ी थी, तीनों मुकाबले हारी हुई थी, लेकिन आज फिर वही बात जो हम लगातार करें कि बड़े मैच में आप कैसा उस दिन खेल दिखाते हैं, आपका टेम्परामेंट क्या, आपकी करंट फॉर्म क्या, वो ज्यादा मायने रखती है। तो पिछला रिकॉर्ड आज लवलीना के पक्ष में नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना गेम लिफ्ट किया, बहुत एग्रेसिव रही और वो वहां पर उन्होंने अपना सेमीफाइनल में बर्थ सिक्योर किया और मेडल सिक्योर किया। बिल्कुल ठीक है कि जो ताइजुंग है, आसान नहीं होगा उनको हराना और उनका ओवरऑल रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं रहा है, लेकिन पिछला रियो ओलंपिक हमें बताता है, वहां जैसा अंशुल बता रहे हैं कि सेमीफाइनल में सिंधु ने इन्हीं खिलाड़ी को हराया था। तो सिंधु जो है वो, मैं जो लगातार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो उनका जो टेम्परामेंट है वो बड़े मैचों का, कुछ खिलाड़ियों को मजा आता है कि जितना बड़ा टूर्नामेंट हो, जितना बड़ा इवेंट हो, उनका खेल उतना निखर के आता है। और अच्छी बात यह है कि सिंधु उसी तरह की खिलाड़ी है, और मुझे ये लगता है कि ना सिर्फ वो जीती है, सेमीफाइनल में पहुंचना अपना में बड़ी बात है, लेकिन सेमीफाइनल में वो बिना कोई गेम गंवाए जीती। उन्होंने देखिए पिछले मैच में डिस डेनिश खिलाड़ी को हराया था जिसकी वो 13वीं रैंकिंग थी, उसको उन्होंने सीधे सेटों में हराया, और आज दुनिया की नंबर 2 खिलाड़ी को भी सीधे सेटों में अगर वो हरा रही हैं, तो ये भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सिंधु के पक्ष में मुझे लगता है कि ये चीज जाती है कि करंट फॉर्म उनके साथ है, मोमेंटम उनके साथ है, और ये बात भी उनके साथ है कि उन्होंने पिछले ओलंपिक में हराया, तो एक सेल्फ बिलीव भी उनके साथ है कि हाँ, जब मैं पहले कर चुकी हूँ तो अब भी कर सकता हूँ।
ये आगे हम बात करेंगे हॉकी की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ओलंपिक इतिहास में बॉक्सिंग का सिर्फ ये तीसरा मेडल इंडिया के पास में है। पहले की अगर हम बात करें तो 2008 में बीजिंग ओलंपिक में विजेंदर सिंह ने वो पदक हमको दिलाया था, तब हमारे पास में कांस्य पदक आया था। और 2012 लंदन ओलंपिक में मैरी कॉम ने हमको ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जिताया था। तो यानी कि अब जो लवलीना से हमारा जो क्वार्टर फाइनल का मुकाबला जीती है, अब सेमीफाइनल में गई हैं, तो इधर से हमारा ये तीसरा अब तक का बॉक्सिंग का मेडल भारत के पास में है। फिलहाल अब हम बात करेंगे नीरज, भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहली जीत यहाँ पर दर्ज की है, आयरलैंड को 1-0 से यहाँ पर हराया है। सबसे पहले आप कैसा लगा वो गेम आपने देखा, और यहाँ पर अंतिम क्षणों में रानी रामपाल के पास में बेहतरीन पास आए, गोल आए, जिसके कारण वो अब डिफेंड कर पाए हम लोग, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, दोनों हॉकी मैचों की विनीत एक साथ ही बात कर लेते हैं। पहले महिला हॉकी में आखिरी मौका था उनके पास अगर क्वार्टर फाइनल में जाना है। पहले 3 मैच वो हार चुके थे, हमने देखा था कि किस तरह से हॉलैंड से हारे, ग्रेट ब्रिटेन से हारे, और अब ये 2 कमतर टीमें थी जिनके खिलाफ उनके मुकाबले, आयरलैंड और अगला मैच जो दक्षिण अफ्रीका हो गया। आज एक वक्त लग रहा था कि शायद ये मैच भी कहीं ड्रॉ पे ना खत्म हो जाए। भारतीय टीम को बहुत सारे मौके मिले, बहुत सारे सर्कल पेनिट्रेशन उन्होंने क्रिएट किए, लेकिन गोल में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। 13 के करीब उनको पेनल्टी कॉर्नर मिले, आप देखिए, उसके बाद भी वो कोई कन्वर्ट उसे नहीं कर पाए। जो आखिरी काउंट 13 मैंने देखा था, उसके बाद हो सकता और मिला हो। तो जो एग्जीक्यूशन था, गोल जो नहीं कर पा रहे थे फील्ड में और पेनल्टी सेट पीसेस में, तो ये उनकी बड़ी कमजोरी थी। लेकिन आखिर मोमेंट में जो एक गोल चाहिए था वो आ गया, ये अच्छी बात है, और जीत गए। जीत के साथ ही उम्मीदें उनकी कायम है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से अगर वो साउथ अफ्रीका को भी हराते हैं तो नेक्स्ट जो है फेज में वो जाएंगे। ओवरऑल विनीत अगर देखें तो भारतीय टीम, महिला हॉकी टीम भले ही आ रही है, लेकिन हम जानते हैं कि हॉलैंड के खिलाफ जो पहला मैच था उसमें उनका गेम बड़ा अच्छा था। हालांकि 5-1 से हारे, लेकिन अच्छा उनका गेम था। और जर्मनी के खिलाफ तो मुझे लगता है कि थोड़ी किस्मत हमारे साथ रहती तो वो मैच ड्रॉ हो सकता है, जो हम 2-0 से हार गए थे। और इसी तरह ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ भी हमें हार का सामना करना पड़ा। उस मैच में भी दिक्कत यही थी जो आज दिक्कत थी कि एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, मौके वहां भी काफी थे। तो आज 1-0 की जीत जरूर हुई आयरलैंड के खिलाफ, लेकिन मुझे लगता है जितने मौके इन्होंने क्रिएट किए थे, अगर उस तादाद में गोल किए होते तो ये स्कोर लाइन शायद ज्यादा अच्छी होती। तो ये तो महिला हॉकी की बात है। इसके बाद अगर हम पुरुष हॉकी की बात करें, जो अभी मैच खत्म हुआ है, ये असली मतलब असली तो नहीं कहना चाहिए, असली कहना तो किसी और गेम का अपमान होगा, लेकिन इस मैच में जो मजा आया वो वाकई दिल को खुशी देने वाला था। 32 सालों के बाद ऐसा हुआ कि भारत अपने ग्रुप स्टेज में दूसरे नंबर पे रह के उसने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। तो आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत की जो टीम है वो दूसरे नंबर पर है। अब इस दूसरे नंबर पर रहने का फायदा ये हुआ कि हमें दूसरे ग्रुप की जो टॉप टीम है, जो कि बेल्जियम की टीम है, जो उतनी खतरनाक है जितनी ऑस्ट्रेलिया की टीम, उससे हमें सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि वहां अभी भी मुकाबला इस बात के लिए चल रहा है कि जर्मनी, हॉलैंड या ग्रेट ब्रिटेन, उनमें से कौन जो है दूसरी टीम जो होती है वहां पर दूसरे या तीसरे नंबर पर रहती है, उसका मुकाबला चल रहा था। लेकिन ये जो जिस तरह से भारत ने आज कन्विंसिंगली अपना मैच जीता है, 5 गोल किए, ये बड़ा सुकून देने वाला है। क्योंकि पिछला मैच हमने अर्जेंटीना के खिलाफ जीता था 3-1 से, इससे पहले हमने स्पेन को हराया था 3-0 से। तो जो 3-3 गोल मिनिमम हमने किया, ऑस्ट्रेलिया वाले मैच को छोड़ दें, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी हमने 3 गोल किए थे, तो ये जो है काफी सुकून देने वाला है। और जापान की टीम किसी मामले में हल्की टीम नहीं है। इसी जापान की टीम ने, आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने 3 गोल किए थे। और जापान की टीम बड़ा ओपन गेम खेलती है, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम खेलती है कि आप 2 गोल कीजिए तो हम भी आपके खिलाफ 3 या 4 गोल करेंगे। और जो उनके फॉरवर्ड हैं वो एशिया के बेस्ट फॉरवर्ड माने जाते हैं, जिन्होंने आज पहला गोल किया जब वीरेंद्र आंकड़ा ने जो उनका डिफेंस पे उनसे गलती हुई थी। तो जापान के पास अपने मौके थे, 3 गोल उन्होंने भी किए। लेकिन आज फिर अगेन चीज ये कि 30 के करीब भारत को मौके डी में मिले हैं। तो कन्वर्जन जो था आखिर में, वो अगर थोड़ा बेहतर रहता तो आपको ये 5 गोल बड़ी आसानी से 7 या 8 गोल भी हो सकते थे नीरज। लेकिन हमने देखा कि आज टीम इंडिया का 1 पेनाल्टी कॉर्नर रहा, वहीं पे अगर हम देखें जापान ने 4 पेनाल्टी कॉर्नर दिए, जिसमें हमने 2 में गोल दागे और उनको 1 पेनाल्टी कॉर्नर। तो ये संयम, मैं संयम की बात कर रहा हूं। आज टीम इंडिया का वो अटैक के साथ साथ आपने जैसे बताया, और वहां पे कमेंटेटर में जब मैच देख रहे लगातार कह रहे थे कि ये टीम जापान की ऐसी टीम है कि आप इससे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बहुत गोल करती है, और इसके बिल्कुल ऑस्ट्रेलियाई तर्ज पे अटैकिंग मोड पर इनका मैच होता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के साथ में जब भारतीय टीम की हार हुई थी और हम एक तरफा हार से बहुत निराश थे, और हम सब यही सोच रहे थे कि आखिरकार हॉकी से हमको बहुत उम्मीदें हैं,
तो क्या आज संयम में दिखी थी टीम इंडिया, गलतियां कम की, और जहां गलती विरोधी टीम ने की वहां पर हमने फायदा उठाया? बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि अंशुल इस पर विस्तार से बताएं। अंशुल, जो हमने उस मैच में भी हमने जिक्र किया था, और विनीत आप भी शायद उस चर्चा में थे जब हमने बात किया था ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद, कि ऑस्ट्रेलिया से विनीत हार किसी भी टीम को ना बहुत उसका मनोबल नहीं तोड़ती, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस तरह से सभी को हराने का आदी है और सभी टीमें ऑस्ट्रेलिया से हारने की आदी हैं। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया से 7-1 से हार के मायूस हो जाते और लगता आपको, आप सेल्फ डाउट में चले जाते कि यार हमारा ही गेम खराब तो नहीं है, तो आप वापसी वहां से करना मुश्किल है। अच्छी बात यह थी कि ऑस्ट्रेलिया से हम 7-1 से हारे और उसके बाद हमने जो कमबैक किया स्पेन के खिलाफ, उससे पता चलता था कि भारत ने अपना जो आत्मविश्वास है वो गंवाया नहीं। उसी वजह से आप देखिए कि अगले 3 मैच, स्पेन हो, अर्जेंटीना और जापान हो, और ये तीनों बड़ी टीमें हैं, ठीक है। अर्जेंटीना पिछली बार की ओलंपिक चैंपियन है, स्पेन दुनिया के 8वें-9वें नंबर की टीम है, जापान की टीम भी अपने दिन किसी को हरा सकती है। इन तीनों टीमों के खिलाफ भारत ने बड़ी आसान जीत दर्ज की। इससे पता चलता है कि जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हार हुई थी, एक तरह उसने हमारे खिलाफ, हमारे लिए टॉनिक का काम किया। इस तरह के टूर्नामेंट में विनीत होता है क्या कि अगर टूर्नामेंट के शुरू में आप बड़ी टीम के खिलाफ अगर मैच खेलें और हार भी जाए, तो वो आपको मानसिक तौर पर मजबूत कर देता है बाकी टूर्नामेंट के लिए। इसके उलट अगर आप शुरू में आसान टीमों के खिलाफ खेलें और जब बड़ा मैच अचानक से आ जाए, तो आप तैयार नहीं होते, क्योंकि आप उस तरह का हार्ड गेम या टफ गेम खेलने के आदी नहीं होते हैं। अंशुल, क्या इसमें आप ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल, भारत ने जिन टीमों को हराया है वो हर कोई वर्ल्ड क्लास है। न्यूजीलैंड के साथ में शानदार आगाज हुआ था, उसके बाद में हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने एक शर्मनाक हार जरूर दी, लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी भारतीय टीम की, भारतीय कैंप की, भारतीय कप्तान की, कोचेस की, कि उन्होंने वो कूल और कंपोज अंदाज अपने खिलाड़ियों को बनाए रखने के लिए कहा। और शायद इसी का ये नतीजा है कि भारत ने अपने 5 में से 4 मैच जीते हैं। और हालांकि वो बहुत पहले ही क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है, लेकिन आज की जो जीत है उसे लेकर अंतिम 8 में वो और दमखम के साथ में जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय खेल भी माना जाता है हॉकी, और इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। और जिस अंदाज में टीम खेल भी रही है, आपके डिफेंडर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके गोलकीपर तो माशाल्लाह, अगर ये कहूं कि इस पूरे टूर्नामेंट के, इस पूरे ओलंपिक के वन ऑफ द टॉप पे अगर आप गिने जाए श्रीजेश को, तो वो उसमें गिने जाते हैं। आपके जो पेनल्टी कॉर्नर जो एक्सपर्ट है, रुपिंदर कभी चल रहे हैं, कभी को मनप्रीत चल रहे हैं, तो हर सेक्टर में हर खिलाड़ी अलग अलग दिन क्लिक कर रहा है। ये एक अच्छी बात ही है। और जिस तरह से मैंने बताया कि जिस अंदाज में आज भी जीत मिली है, बहुत कन्विंसिंगली जीत मिली है। और आपने बहुत परफेक्ट बात कही कि जापान, यही माना जाता है, जापान जब भी किसी भी टीम के साथ में खेलता है तो स्कोर लाइन ऐसे होता है, वो आपको खुले मौके देता है गोल मारने के लिए, और जितने गोल वो खाता है वो कोशिश करता है कि उससे ज्यादा वो गोल भी मारे आपको, और वहां पर वो जीत हासिल करो। तो इसी तरीके की उसकी खेलने की तकनीक है। शायद इन सारी चीजों को भारत पढ़ चुका था पहले ही, और उसी का एक ही नतीजा हुआ कि आज भी इतने बड़े मार्जिन से 5-3, मतलब अगर टोटल गेम में अगर 8 गोल हो रहे हैं, और जैसा आपने बताया अभी कि 8 गोल जरूर अगर हुए हैं पूरे मैच में, लेकिन इसमें 18 से ज्यादा ऐसे मौके मिले थे जहां पर अगर यूटिलाइजेशन हो जाता तो शायद दोनों जगह पे नंबर्स बढ़ जाते गोलों की संख्या के। तो एक कन्विंसिंगली जीत है, और एक बूस्टअप के साथ में टीम आगे जाएगी हॉकी टीम, और इनसे उम्मीदें होगी। अब जिस तरह से खेल अपना दिखा रहे हैं, निश्चित तौर पर इनसे उम्मीद होगी। बिल्कुल विनी, जो आपने हाईलाइट पूछी थी इस हॉकी मैच की, अगर मैं उसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूं, आज के मैच में जो अच्छी बात थी वो ये थी कि हमने फील्ड गोल किए 4। इससे पहले हुआ ये कि हमने सेट पीसेस में जब गोल होते हैं, ये मतलब पेनल्टी कॉर्नर या पेनल्टी स्ट्रोक के जरिए, वो अच्छे हैं, लेकिन टीमों को अगर बड़े मैच जीतने हैं या नेक्स्ट लेवल पे जाना है, बड़ी टीमों के खिलाफ मैच जीतने होते हैं, तो जब तक आप फील्ड गोल नहीं करते हैं तब तक आपके चांसेस बढ़ते नहीं। अच्छी बात यह कि आज हमने 5 में से 4 गोल जो है वो फील्ड गोल किए। इससे पता चलता है कि जो हमने सर्कल के अंदर जो पेनिट्रेशन था वो हमारा कितना शानदार था। ये अच्छी बात है। गुरजोत जिन्हें पहले 2 मैचों में मौका नहीं मिला था, आज मौका मिला, उन्होंने 2 गोल किए। जैसा कि अंशुल ने बताया कि जो हमारे मेन ड्रैग फ्लिकर हैं, आज उन्हें रेस्ट दिया गया। बावजूद इसके अगर ये टीम जीती और वो भी इस मार्जिन से जीती है, तो उससे पता चलता है कि टीम जो उसके पास सेल्फ बिलीफ है, मतलब वो कितना हाई है। और जाहिर तौर पर जो हमारे कोच होंगे, ऑस्ट्रेलियन कोच हैं जो भारतीय टीम के, वो काफी खुश होंगे। अंशुल, चलते चलते आपसे जरा दीपिका कुमारी का सफर यहाँ पर खत्म हुआ, और उसी के साथ द्वितीय हीट से बाहर हुई हैं 100 मीटर स्प्रिंट में। तो इन दोनों के बारे में, अच्छा, आप दीपिका के बारे में खासतौर से, स्टार खिलाड़ी हैं, बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, और दूसरी चीज, इससे पहले जब हम चर्चा कर रहे थे, नीरज ने हमको बिल्कुल तफसील से इसके बारे में हमको समझाया भी था कि आसान ये आप जब कोरिया की जो इनसे जिनका सामना होना है, वो बिल्कुल सटीक और 10-10 के मार्क हर बार में मार्क्स लेते हैं, और आज वैसे ही देखने को मिला।
उन्होंने पहले ही उसमें सेट में 30 अपने पॉइंट्स किए। तो क्या ये आप, और दीपिका वहीं पे हर बार 27, 24, 26 मतलब ऐसे कर रही थी। एक बार भी उनका ऐसा नहीं हुआ कि 30 मार्क्स पूरे पूरे वहां पे गेन हुए हों। तो क्या कहेंगे अंशुल आप इस बारे में? देखिए, आर्चरी गेम थोड़ा एक अलग कॉन्सेप्ट का गेम है। ये सिर्फ आप निशानेबाजी की तरह से इसे आप नहीं ले सकते कि आपके आंखों के सामने एक आपका लक्ष्य और उसे आपको साधना है। इसमें बहुत सारी चीजें होती है। आपका माइंड उस वक्त कितना ज्यादा पीस है, कंपोज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब आपकी बाजुएं होती है, आपकी जो भुजाएं होती है, जब आप उस धनुष को पकड़ते हैं तो कितना समय तक आप उसे होल्ड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप दबाव में हैं, अगर आप अपने टारगेट को सेट नहीं कर पा रहे हैं, आपके दिमाग में कोई दूसरी चीजें चल रही है और आप रिलीज करने में उस एरो और बो को जो एक कनेक्शन होना चाहिए, अगर वो नहीं हो पा रहा है, आपने बहुत ज्यादा समय कर दिया उसे रिलीज करने में, तब आपका संतुलन बिगड़ता है। जब जहां आपका संतुलन बिगड़ेगा तो आप ये तय मानिए कि आप 10 तो क्या आप 9 भी नहीं कर पाएंगे। और आज वही कुछ देखने को मिला हमें भी। थोड़ी सी वहां पर वो दबाव में महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा लगा कि उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि शायद उनके भीतर वो डर है नॉकआउट होने का, बाहर होने का, या मेडल के लिए वो कुछ ज्यादा सोच रही हैं। शायद पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था दीपिका के, कि उनका ओपोनेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है या बहुत ज्यादा आगे चल रहा है, तो रिलीज करने में थोड़ा समय ले रही थी। और जब जब कोई भी आर्चर रिलीज करने में समय लेता है तीर को, तब आप देखेंगे कि उसका संतुलन बिगड़ता है। जैसे उसका संतुलन बिगड़ेगा, उसकी भुजाओं में अगर वो हल्का सा भी उसे जर्क अगर पड़ेगा तो वो जो बुल सही में जाना चाहिए तीर, वो नहीं जा पाएगा। एक चीज तो ये हुई। दूसरी चीज ये कि एक माइंड मेकअप क्या है, किस माइंडसेट के साथ में खिलाड़ी जा रहे हैं, ये भी बहुत यहाँ पे समझने वाली बात है। वर्ल्ड की नंबर 1 आर्चर है दीपिका कुमारी, और आईएसएसएफ में भी इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। वर्ल्ड कप में इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था और इनसे उम्मीद भी थी कि ये इस बार ओलंपिक में भी कुछ कमाल करेंगे, लेकिन शुरुआत ही बहुत निराशाजनक थी। मिक्स्ड इवेंट में यहाँ पर हमें निराशा हाथ लगी, ग्रुप इवेंट पे वहां पर निराशा हाथ लगी, और उसके बाद में जब इंडिविजुअल इवेंट आए और वहां पर फिर कुछ ऐसा लग रहा था कि नहीं, अब यहाँ तक ये आगे बढ़ी, अगर आज ये मैच जीत जाएगी तो और आगे बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और किस्मत भी आप इसे खराब कह लीजिए। हालांकि स्पोर्ट्स से आपको कभी ना कभी किसी ना किसी टीम के साथ में तो भिड़ना ही है, और जिस दिन जिस खिलाड़ी का दिन होता है वो जीत जाता है। लेकिन बिल्कुल एक अचूक निशानेबाजी के लिए दक्षिण कोरियाई शूटर्स जाने जाते हैं, दक्षिण कोरियाई आर्चर्स जाने जाते हैं। इनका निशाना बिल्कुल अभेद होता है, और जिस एक्सीलेंसी के साथ में ये अपने टारगेट पर हिट करते हैं, उसके आगे टिक नहीं पाई दीपिका कुमारी। और जो एक उम्मीद थी कि एक जो कुछ एक स्टार एथलीट है जिन्हें हम उंगलियों में गिने कि ये हमें मेडल जिताएंगे, उनमें एक दीपिका कुमारी थी, और वो बाहर हो गई, तो बिल्कुल एक सेटबैक है भारत। विनीत इसमें मैं एक पॉइंट ये भी ऐड करना चाहूंगा, जो हमने ऑलरेडी इस चर्चा में कहा है कि जब इस लेवल के प्लेयर के साथ आप खेलते हैं, जो साउथ कोरियन आर्चर थी, तब वहाँ मार्जिन ऑफ एरर जो होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। जैसा कि दीपिका का जो स्टार्ट था वो 7 के स्कोर के साथ हुआ, और हमने देखा कोरियन आर्चर ने अपने पहले तीनों शॉट परफेक्ट 10 थे और वो बड़ा इजीली जीत गई। दीपिका के अगले तीनों शॉट परफेक्ट 10 थे, लेकिन वो जब आपने एक शॉट गलत लगा दिया तो वहां से वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। और दीपिका ने तीनों सेट में कुल मिलाकर 4 बार 7 का स्कोर किया। साउथ कोरियन आर्चर के सामने 4 बार 7 का स्कोर करना और फिर वहां से ये उम्मीद करना कि आप जीत जाएंगे, ये मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल है। और दीपिका के साथ मैं कहूंगा कि जो एक वो अपने साथ अपेक्षाएं जो है वो उनके साथ आज की नहीं जुड़ी। लंदन ओलंपिक में भी जब 2012 में उतरी थी, तब वो वर्ल्ड की नंबर 1 आर्चर के तौर पर वहां उतरी थी, लेकिन वहां वो पहले राउंड में बाहर हो गई। रियो ओलंपिक की मैं बात करूं तो वहां वो प्री क्वार्टर फाइनल में हार गई थी। इस बार अब तक का उनका ओलंपिक का ये बेस्ट सफर रहा है। पहली वो भारत की आर्चर बनी जो क्वार्टर फाइनल में, लेकिन फिर अगेन जो हम हमेशा बात करते हैं कि जो तीरंदाजी है, जो आर्चरी है, वो सिर्फ स्किल का खेल नहीं है कि आप निशाना मार सकते हैं। इस बात यहाँ स्किल नहीं है, ये मेंटल गेम ज्यादा है। 2 कान के बीच में जो आपके चलता है, 2 कानों के बीच में, वो ज्यादा मायने रखता है कि पहले आर्चर ने अगर 10 का स्कोर किया या उसने 3 10 के स्कोर किया और आपको अपना तीसरा शॉट लेना है और आपके ऊपर ये दबाव है कि आपको 10 करना ही है, तब जो आपकी हथेलियों में पसीना आता है, जो आपके हाथ कांपते हैं, जो दिमाग में 3 चीजें चलती हैं, उस मनोस्थिति में, और जब आपका दिल धड़कता है 130-140 की स्पीड पर, उस कंडीशन में आप कैसा शॉट लेते हैं ये डिपेंड करता है। और यहाँ पर मैं कहूंगा कि साउथ कोरियन आर्चर भारतीय नहीं, लगभग दुनिया के सभी जो बड़े आर्चर हैं उनसे आगे हैं। तो भारत ने इस टूर्नामेंट में भी, आप देखिए दीपिका ने भी और उनके जो हस्बैंड है अतनु दास, उन्होंने भी बड़े बड़े चैंपियंस को हराया है। रशिया के वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर है उनको हराया है, फॉर्मर ओलंपिक चैंपियन को हराया है। लेकिन जैसा कि हम हर गेम में कहते हैं कि ओलंपिक में क्या होता है कि आपको कोई राउंड इजी नहीं मिलता। क्रिकेट में हम देखते हैं कि चीजें जब वर्ल्ड कप खेलती हैं तो हम मान लेते हैं कि अच्छा यार पहला मैच चलो जिम्बाब्वे के खिलाफ है तो इजी विक्ट्री है, बांग्लादेश के खिलाफ खेलना ये भी मुश्किल नहीं है, श्रीलंका की टीम फॉर्म में नहीं है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ
टफ मुकाबला है। ये हम क्रिकेट में देखते हैं, लेकिन ओलंपिक में ऐसा कोई इजी राउंड नहीं होता। आप यहाँ हर दौर में किसी ऐसे खिलाड़ी से खेल रहे हैं जो दुनिया के 180-190 देशों के एथलीटों को पछाड़कर वहां पहुंचा है, और वहां जो मार्जिन ऑफ एबिलिटी है, मार्जिन ऑफ स्किल है, वो इतना कम होता है कि आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा ये 7वें नंबर का प्लेयर है तो पहले रैंक के प्लेयर से बहुत पीछे होगा। उनके बीच का अंतर बहुत कम होता है, वो रैंकिंग वहां कोई मायने नहीं रह जाती। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज वधवार हमारे साथ बातचीत। अंशुल आपका भी। इसी के साथ मैं एक बार फिर आपको बता दे रहा हूं कि सेमीफाइनल में पीवी सिंधु यहां पर पहुंच गई है। उन्होंने जापान के अकाने यामागुची को 21-13 और 22-20 से हरा दिया। इसके साथ दीपिका कुमारी भारत की स्टार तीरंदाज, उनका सफर ओलंपिक में खत्म हो गया है और आज वो सीधी स्पर्धा में यहाँ पे दक्षिण कोरिया की सैन एन से 0-6 से यहाँ पर हार गई है। इसी के साथ दुती चंद जो है 100 मीटर स्प्रिंट में भारत में 7वें नंबर पर उन्होंने अपने यहाँ पर खत्म किया खेल। उसी के साथ मैं बता दूं भारतीय हॉकी टीम जो कि 1-0 से आज आयरलैंड को हराया है। उसी के साथ भारतीय पुरुष हॉकी टीम की बात करें तो जबरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पर अपना दोहराते हुए जापान को यहाँ पर 5-3 से हरा दिया है। और भारत जैसा कि अभी बताया 32 सालों के बाद में ऐसा मौका जो अपने पूल में सबसे ऊपर पायदान पर स्थित हुआ है। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी खबर जो आज की ये है, तबलीना ने अपना मेडल यहाँ पर पक्का कर दिया है और अब वो सेमीफाइनल में जगह बना चुकी हैं। इसी के साथ साथ ये भी मैं बता दूं कि भारत के लिए तीसरा मेडल अब तक बॉक्सिंग में रहा होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें दीजिए इजाजत, फिर हम आपसे ओलंपिक की खबरों में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।